नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनुरुद्ध। आप देख रहे हैं बातें दिल की सीजन 3। बातें दिल की एक बहुत ही खास इनिशिएटिव है स्लीववेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ का, जिसमें हम उन सभी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, उन सभी इश्यूज पर चर्चा कर रहे हैं जिनका सीधा संबंध हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल वेलनेस से है। और आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। टॉपिक है प्री मैरिटल काउंसलिंग, यानी शादी से पहले की काउंसलिंग। तो क्या होती है ये? सबसे पहले हम सबके लिए ये समझना बहुत जरूरी है, किसको लेनी चाहिए ये काउंसलिंग और किन किन रिश्तों के लिए ये काउंसलिंग काम आती है। ये सभी बातें हमें समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से वॉलंटियर काउंसलर कविता जी। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें। नमस्कार ऋचा जी, इट्स अ प्लेजर टू सी यू अगेन एंड टू बी विथ यू। थैंक यू सो मच। कविता जी, सबसे पहले मुझे लगता है हम में से 80-90% लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि प्री मैरिटल काउंसलिंग क्या होती है। ऑनेस्टली बोलूं, मुझे भी नहीं पता। तो पहले तो वो डिफाइन कर दीजिए हमारे लिए। पहले इसकी ज़रूरत शायद महसूस भी नहीं होती थी। पहले शादियाँ अरेंज होती थी या लव मैरिजेस होती थी एंड पीपल गॉट इनटू दैट रिश्ता और ये सफ़र तय हो जाता था और वो आगे बढ़ने लगते थे। आज इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो रही है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग की जाए। और क्यों की जाए ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये है क्या? मैरिटल शब्द तो हम सब जानते हैं, शादी से जुड़ा हुआ है। शादी एक रिश्ता होती है बिटवीन टू पीपल। तो जब दो लोग एक साथ जुड़ जाते हैं और एक लंबे सफ़र पे जाने के लिए इरादा पक्का कर लेते हैं, तो क्या उन्हें इस लंबे सफ़र के बारे में जांच नहीं करनी चाहिए? तो हम भी जब सफ़र करते हैं, जब जर्नीज़ पे जाते हैं, हॉलीडेज़ पे जाते हैं, तो हमारा एक गोल होता है। हम उसके लिए तैयारी करते हैं, हम अपनी पैकिंग करते हैं, हम ये पता करते हैं कि उस जगह गर्मी होगी, सर्दी होगी। तो जैसे हम अपनी छुट्टियों के लिए प्लान करते हैं, लंबे सफ़र के लिए प्लान करते हैं, तो एक शादी का जो लंबा सफ़र दो जने तय करने जा रहे हैं, तो क्या ये लॉजिकल और सेंसिबल नहीं होगा कि उसके बारे में लंबी सोच भी हो? और ये पहले करना बेहतर होगा। कई बार क्या होता है, दो जने एक शादी के बंधन में बंध जाते हैं और जैसे जैसे महीने गुजरते हैं, पहले साल में ही कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो तो देखने को मिलता ही है। और ये इस वजह से होता है कि पहले बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं करी गई थी। चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, बहुत सारी गलत फहमियां भी होती हैं हमारे मन में। हम सोचते हैं इसी तरह से जीवन आगे जाएगा, लेकिन जब दो जने एक साथ मिल जाते हैं ना, तो मैं नहीं रहता। I become we. Me changes to we. It becomes a team effort. And in a team effort, दो जनों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, कदम आगे बढ़ाना चाहिए। उम्मीद तो माँ बाप यही करते हैं कि दोनों की शादी हो गई, अब कदम से कदम मिला के दोनों जने आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब ये तय ही नहीं किया कि हम इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ ऋचा जी, कैन टू पीपल वॉक टुगेदर विदाउट फर्स्ट अग्रीइंग? No. जाहिर सी बात है। तो अगर आपने ये तय किया कि हम एक साथ चलना शुरू करेंगे, तो प्री मैरिटल काउंसलिंग यहाँ पे आपको बहुत फायदेमंद रिसोर्स है। हमारे पास कोई आए थे, माता पिता थे, उन्होंने कहा हमने अपनी बच्ची की शादी करवा दी है, अभी 6 महीने हुए हैं, लेकिन हमारी बेटी बहुत परेशान है। जांच करने पे ये पता चला कि माता पिता ने तो ये देख लिया था कि लड़का बहुत अच्छी फैमिली से है, बड़े घर में रहता है, कमाता भी बहुत अच्छा है और बाकी चीज़ें सब सही लग रही थी। उन्होंने भी हाँ कर दी, इन्होंने हाँ कर दी। बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं किया। शादी के बाद ये पता चला कि जो इनका दामाद था वो फैमिली बिजनेस में था। देखने को तो सब कुछ सही था, लेकिन उसके हाथ में कोई खास पैसा नहीं आता था। उसके फादर मदर घर चलाते थे, बिजनेस चलाते थे। इस बच्ची के माँ बाप ने ये देखा था कि उनके पास 2-2 गाड़ियाँ हैं, हमारी बेटी सुखी रहेगी। ये उन्होंने नहीं पता किया कि उसके आने जाने में रोक टोक होगी या कैसे उसका आगे चलेगा। प्री मैरिटल काउंसलिंग का मतलब ये है कि शादी के बंधन में उस रिश्ते को पक्का करने से पहले आप उसके पहले एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लें विद अ थर्ड पार्टी जो कि न्यूट्रल है, जो कि एक्सपर्ट है, जो न्यूट्रल है, जो आप दोनों से वही सवाल करेंगे ताकि आप दोनों एक दूसरे का जवाब सुनकर एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। कई बार वो एक लिस्ट दी जाती है सेम क्वेश्चंस की, दोनों को फिल इन करना होता है। उसमें पूछा गया कि इट वाज अ क्वेश्चन अबाउट चिल्ड्रन एंड द मैन सेड आई वांट 6 चिल्ड्रन और वो लड़की जो थी उसने लिखा था 2। तो जब काउंसलर ने पूछा कि आप तो 2 चाह रही हैं, ये तो 6 कह रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं मेरे से तो नहीं, मैं तो 2 ही कर पाऊंगी। तो ये बात शुरू में वार्तालाप इस पे होती है ना, तो माइंड क्लियर हो जाता है, वरना बाद में डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, बहुत कुछ परेशानियां आने लगती हैं। प्री मैरिटल काउंसलिंग से ऋचा जी
रास्ता साफ होने लगता है, आपकी जर्नी जो शुरू हो रही है उसमें बहुत हद तक काफ़ी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। और थर्ड पार्टी का बेनिफिट क्या है कि वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। हाँ, घर के लोग कई बार नहीं पूछ सकते। प्री मैरिटल काउंसलिंग से बहुत अच्छी चीज़ें का खुलासा हो जाता है, जिससे आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ सकती है, क्योंकि आपने बहुत सारी एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में ऑलरेडी खुलासा कर लिया है, तो यू आर एबल टू वर्क टुवर्ड्स इट इन अ पॉजिटिव मैनर। तो कभी ऐसा हुआ कि हाँ, आपने देखा कि कोई काउंसलिंग के लिए आए और काउंसलिंग कराने के बाद उन्हें लगा कि ठीक है, हम नहीं एक दूसरे के लिए बने हैं, हम अलग हो जाते हैं? बिल्कुल, ये ऐसा भी होता है, और ये मैं समझती हूँ इट्स अ वेरी गुड आउटकम एट टाइम्स। बेहतर है कि पहले ये पता चल जाए कि ये निभने वाली चीज़ नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा अप्रोचेस एंड एटीट्यूड्स टू लाइफ बिल्कुल फ़र्क है, तो क्या फ़ायदा आगे जाकर और मुसीबतें पालने का। कविता जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज हम दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में शायद ये बातें कर भी लें, प्री मैरिटल काउंसलिंग। हमारे देश का जो एक मिडिल क्लास तबका जो छोटे शहरों में रहता है, आपको लगता है वो पेरेंट्स कहेंगे अरे हमें काउंसलर की क्या जरूरत है, हम है ना अपने बच्चों को समझाने के लिए, और वो तो जनपत्री मिला लेंगे और उनको लगेगा गुड़ मिल गए, बात खत्म हो गई। क्या लोग आ रहे हैं आपके पास काउंसलिंग के लिए, और क्या लोगों को इसका फायदा नजर आ रहा है? ज्यादातर मिडिल क्लास वालों लेवल पे ही ये बात आगे बढ़ रही है। द वर्ल्ड इज ओपनिंग अप एंड देयर इज मच मोर अवेयरनेस। तो ये बात खास करके यहाँ होती है, लोग आ रहे हैं पता करने के लिए, बिकॉज पहले तो ये हमारी बरादरियों में ही शादी तय हो जाती थी, एडजस्टमेंट होता था। एडजस्टमेंट भी सिर्फ लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता था ना? किया जाता था, लेकिन एक मेंटल आउटलुक था कि ये सिमिलर बैकग्राउंड के हैं, सिमिलर रहन सहन है, सिमिलर उठना बैठना, एडजस्ट हो जाएगा। एक दूसरे की फैमिलीज को जानते थे, मोस्ट थिंग्स वर सिमिलर, एडजस्टमेंट्स हैपेंड बट मोर इजीली एट दैट टाइम। इजीली था कि नहीं, लेकिन निभा लेते थे वो लोग। लेकिन अब क्या हो रहा है, बहुत सारी शादियां जो चाहे अरेंज्ड हो रही हैं, चाहे जैसे भी हो रही हैं, ये .com की वजह से हो रही हैं, या दूसरे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से हो रही हैं। वहाँ पे आपको सारी बातें तो पता नहीं होती हैं, और अगर नहीं पता होती तो कैसे पता करें। और फिर रहन सहन, उठना बैठना, हर एक चीज़ में फ़र्क आता है। कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब शादी ब्याह तय होता है ना, तारीख तय हो जाती है, तो सब जने जुड़ जाते हैं इसमें कि ये फलाना करना है, उस केटरर को बुलाना है, ये लिस्ट बनाओ, ये गिफ्ट्स खरीदो, ये कर। इतना सारा समय उसमें चला जाता है, मेकिंग दैट इन्वेंट्री, मेकिंग दैट बजट, प्लानिंग। डू द कपल इवन सिट डाउन एंड प्लान व्हाट द नेक्स्ट 30, 40, 50 years is going to be about? आपकी सबसे लंबी जर्नी अपने पार्टनर के साथ होने वाली है। वो निभाने के लिए, उसको खुशहाल रखने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए डेफिनेटली कुछ तो चीज़ें उसमें डालनी पड़ेगी। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग से यू आर एबल टू पुट द राइट इंग्रेडिएंट्स इन बिफोर हैंड, which for clarity it gives you clarity कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं कि आप कैसे आगे चल भी सकते हैं, नहीं आगे चल भी सकते हैं कि नहीं, और अगर चल सकते हैं तो एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज करना आसान होने लगता है। अरेंज मैरिज में तो फिर भी समझ में आता है कि भाई कोई किसी को बिल्कुल ही नहीं जानते, कई बार लड़का लड़की अचानक फैमिलीज ने अरेंज किया। बट क्या लव मैरिज में भी आपको लगता है कि लोग आते हैं, आ रहे हैं, आना चाहिए? जी हाँ, बिकॉज यू नो व्हाट हैपन्स ऋचा जी, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, जब मैरिज की नौबत आती है ना, तो रिश्ता बदल जाता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, फियांसे से अब हस्बैंड वाइफ बनने वाले। वो रिश्ता जब बदल जाता है मैरिज में, चाहे वो अरेंज हो चाहे लव हो, वहाँ पे बहुत सारी अपेक्षाएं आने लगती हैं, एक्सपेक्टेशंस, अजम्पशंस। हम एक दूसरे के बारे में ऑटोमेटिकली ये सोच लेते हैं कि ये तो इसका रोल है, ये मेरी वाइफ है तो मैं काम पे जाऊंगा, ये घर पे फैमिली को देखेगी, या मेरी। आपने ये तो बातचीत नहीं करी, डज शी हैव करियर एस्पिरेशंस? मे बी शी डजंट वांट टू बी जस्ट अ हाउसवाइफ। और हो सकता है कि आप वर्कaholic हैं और ये वेट कर रही हैं कि आप आएंगे घर पे, डिनर पे जाएंगे हम बाहर, लेकिन आप तो 11 बजे से पहले आते नहीं हैं, और ये आपने बात पहले करी नहीं है। तो एक्सपेक्टेशंस और उम्मीद एक दूसरे से स्टार्ट बिकमिंग डिसअपॉइंटमेंट्स। तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों के ऊपर बातचीत पहले हो जाए तो एक एक्सपेक्टेशन एक अलग जरिए पे चलती है। एक और बात कविता जी, मुझे लगता है आप भी मानेंगी और हम सभी मानते हैं कि इंडिया में तो कम से कम शादी 2 लोगों की नहीं होती, शादी 2 खानदानों की होती है। तो क्या आपको लगता है कि काउंसलिंग सिर्फ लड़के लड़की की क्यों हो?
सास बहू में कंपैटिबिलिटी है या नहीं, ससुर और दामाद में, या ससुर और बहू में, या ननद और बहू में, इन सब में कंपैटिबिलिटी है या नहीं, ये देखना जरूरी नहीं है क्या? द मैरिज इज नॉट जस्ट बिटवीन लड़का लड़की, दो परिवारों में ही ये संबंध जुड़ा जाता है. इट्स नॉट जस्ट कि दोनों का रिश्ता सिर्फ अच्छा चलता चले. लड़की को भी अपने इन लॉज के साथ एक रिश्ता निभाना होता है, लड़के को भी अपने वाइफ की फैमिली के साथ रिश्ता निभाना होता है. तो ये बात भी होती है प्री मैरिजल काउंसलिंग में. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर ये हो कि इन दोनों का रिश्ता तय हो गया है, अब शादी में बदलने जा रहा है, अब ये बात होनी चाहिए ना कि हम लोग रहेंगे कहाँ. आर वी स्टेइंग, लड़के की फैमिली के साथ रह रहे हैं इकट्ठा, या हम अलग रह रहे हैं, और अलग रह रहे हैं तो क्या हम रेंटेड घर में रह रहे हैं, या हम इकट्ठा काम करके पैसे डाल के अपना घर आगे खरीदेंगे, या आना जाना इतना रहेगा कि हर हफ्ते हमें उधर जाना पड़ेगा, वो आएंगे. या अगर मैं अपने हस्बैंड के घर में रह रही हूँ अपने इन-लॉज के साथ, तो मेरे माँ बाप हमें विजिट करने आ सकते हैं कि नहीं, मैं कब जाऊंगी वहाँ रहने के लिए. तो ये फैमिलीज के बीच जो होता है, ये बहुत सारी चीजें, इनके ऊपर बातचीत भी होती है. इस बातचीत में काउंसलर का क्या रोल होता है? काउंसलर का ये रोल होता है कि क्लैरिफाई द रोल्स दैट आर एक्सपेक्टेड ऑफ यू. फॉर इंस्टेंस, जैसे अगर लड़के की दो बहनें हैं, एक की शादी हो चुकी है, एक अभी भी घर पे है, तो द हस्बैंड माइट हैव दैट एक्सपेक्टेशन कि मेरी ये जो गर्लफ्रेंड है, अभी तो हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो बहुत खुशी से हम आगे चल रहे हैं, लेकिन एक बार जब शादी हो जाती है, ये बात अगर पहले नहीं हुई हो, लड़की को बाद में पता चलेगा, अरे मेरे हस्बैंड को मेरे से ये उम्मीद है कि मैं अपनी छोटी ननद के साथ उसको ये करवाऊं, उसके साथ ये करूं, रिश्ता ऐसा रखूं. मुझे तो पहले उसने कभी नहीं कहा था, मुझे तो वो खूब इंडिपेंडेंट से लगे थे. तो आपने जो प्रश्न पूछा बहुत सही है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में, इन आवर कंट्री, तो शादी टेक्स प्लेस बिटवीन टू परिवार. प्री मैरिजल काउंसलिंग से ये नहीं है कि आपके सारे प्रॉब्लम्स एकदम साफ सुथरे, क्योंकि कई बार लोग पलट भी तो जाएंगे अपनी बातों से, दिल पुट ऑन अ फेक फ्रंट. जी, लेकिन बहुत हद तक 60-70% तक ये जो आपने वर्ड यूज किया, क्लैरिटी आ जाती है. उस क्लैरिटी से आपके एक्सपेक्टेशंस थोड़े रियलिस्टिक होने लगते हैं, और वो आपका जो अपना रोल है, आप खुद अपने रोल के बारे में सोच सकते हैं कि एज अ वाइफ व्हाट इज माय रोल, एज अ हस्बैंड व्हाट विल बी माय रोल. ऑफ कोर्स चेंजेस आएंगे, लेकिन उस पे हम सोच विचार जब करते हैं, हमारी प्रेपरेशन थोड़ी बेटर होती है. और आपने जो पहले कहा था ना, कई बार ऐसा भी होता है फैमिलीज के बीच में जब बातचीत होती है, तो पता चल जाता है कि ये तो बिल्कुल ही निभाने वाली बात नहीं है, और वो हाथ जोड़ के कहते हैं थैंक यू सो मच, अब हमें बहुत क्लैरिटी आ गई, ये तो निभेगा नहीं. तो काफी ट्रॉमेटिक भी हो सकता है वो, स्पेशली अगर लव मैरिज होने वाली हो. एंड ये होता है, पहले जब लव होता है ना, तो लड़का लड़की सोचते हैं कि हमारे बीच तो लव है, हम तो आगे हमेशा ही साथ रहेंगे. लेकिन जब मैंने आपसे जैसे कहा, जब रिश्ता बदल जाता है, जब शादी का वर्ड आ जाता है, तब अननोइंगली एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं. और एक चीज और आ जाती है इसमें ऋचा जी, हम सब एक उम्र के होते हैं ना, जब शादी के लायक हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं. अडल्ट होने तक हमारी कितनी एक्सपीरियंसेस होती हैं तरह तरह की. दे शेप आवर पर्सनालिटीज, हमारे लाइफ को देखने का नजरिया बनने लगता है. मेरा और आपका बिल्कुल फर्क हो सकता है, लेकिन ये कभी टेस्ट तो हुआ नहीं. बाद में जाके हुआ कि मैं जिस तरह से लाइफ को देख रही हूँ और आप जिस तरह से लाइफ को देख रहे हैं, बिल्कुल अलग है. कविता जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है ये है कि हमारे यहाँ एडजस्टमेंट वर्ड सिर्फ लड़की के लिए रखा गया, अब बहुत बदल गया है. आई एग्री. अब हम लोग बहुत बदलाव देखते हैं कि अब लड़कियां बराबर के अधिकार मांगती हैं, और वो कहती हैं दोनों को एडजस्ट करना होगा. पर सदियों से चल रहा था, और अगर थोड़ी बहुत प्री मैरिटल काउंसलिंग के नाम पे कुछ होता होगा तो यही होता था कि माँ अपनी बेटी को सिखाती थी. तो अब जब आप लोग प्री मैरिटल काउंसलिंग करते हैं, तो वो जो सालों की कंडीशनिंग है, वो अभी भी आपको लड़कों में दिखती है कि वो कहते हैं हमें थोड़ी काउंसलिंग की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत तो लड़की को है. इंडिया में कम से कम तो ये है, लड़कियों को ही कहा जाता है भाई तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम दूसरे के घर में जा रही हो, वहां पे पैर जमाओ, वहां उनकी बात सुनो. सही कह रही है, लेकिन आपने ये भी सही कहा कि टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम वेरी डिफरेंट. लड़की लड़के दोनों एक इक्वल फुटिंग पे एक दूसरे से मिलना चाहते हैं. मैंने कहीं सुना था कि भाई आजकल के बच्चे, अगर बेटा सो रहा है 12 बजे तक दोपहर में, तो हम अपनी बहू से क्या कहेंगे, वो भी तो 12 बजे तक सो के उठेगी. आज हमारी सोच थोड़ी बदल रही है, लेकिन पहले ये नहीं था. पहले नहीं. तो जब अब लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, एक तो पहले उनके माइंड में एक ओपननेस होती है. दे अंडरस्टैंड प्री मैरिटल काउंसलिंग से फायदे क्या होते हैं, चाहे उसके डिटेल्स ना जानते हो, लेकिन दे कम विद दैट ओपननेस. सो अब उम्मीद ये है कि एज टाइम पासेस
जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हम हैं, हम भी टाइम के साथ बदले हैं। क्या आपको लगता है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग एक गारंटी है एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप के लिए? अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिक्स दैट आई एम अवेयर ऑफ, 60-70% सक्सेस रेट्स आए हैं जहाँ पे प्री मैरिटल काउंसलिंग यूज़ करी गई है। ऑफ कोर्स लाइफ में किसी चीज़ की तो गारंटी नहीं है, लेकिन अगर हम इन पॉइंट्स पे थोड़ा सा काम और करें, खास करके इस रिश्ते में जो कि एक लंबे सफ़र की तरह है, और काउंसलर जो होता है ना एक ट्रैवल गाइड की तरह होता है जो शुरू में आपको सारी चीज़ें बताता है क्योंकि आप ये लंबे सफ़र पे जाने वाले हैं। तो जैसे कम्युनिकेशन की बात अभी हो रही थी, इसमें एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। क्योंकि अगर आप ये समझेंगे कि लड़का लड़की सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं और लड़की कहती नहीं मुझे झगड़ा करना बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं तो नहीं करूँगी, दिस इज़ अनरियलिस्टिक। दो जनों के बीच कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगी, लेकिन अगर हम ये याद करके चलें आगे कि हमने संबंध जोड़ा है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बात पेश करना आना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करा जाए, और कभी कभी रिजॉल्व नहीं होती है तो फिर भी रिस्पेक्ट से उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये इसके बारे में अगर हम बातचीत पहले ना करें तो जैसे झगड़ा शुरू होता है उसमें सब कोई पहुंच जाता है और फिर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद एक पंचायत आ जाती है, दादी को बुलाओ, चाची को बुलाओ, माँ को बुलाओ, नहीं फलाने को बुलाओ, हमारे बीच में तो ये सुलह हो ही नहीं रहा है। वी डोंट वांट टू रीच दैट स्टेज। सो दिस हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो इज अ स्किल जो कि प्री मैरिटल काउंसलिंग में सिखाया भी जाता है। सो कविता जी, हम लोग लगातार क्लैरिटी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी किस चीज की? तो कोई खास टॉपिक्स होंगे, क्योंकि नहीं तो दुनिया भर की बातें हो सकती हैं। तो आप लोग कुछ तो पॉइंटर्स तैयार रखते होंगे कि भाई इन पर क्लैरिटी हो जाए तो शादी चलने के चांसेस हैं। सबसे एक बहुत अहम पॉइंट है फाइनेंस। जैसे जब 2 लोगों की शादी होती है, मान लीजिए एक काम पे जाता है, एक काम नहीं कर रहे, तो जो एक कमा के ला रहा है, दोनों के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग है कि वो सारा का सारा पैसा लाके अपनी वाइफ को देगा, या वो उसका पार्ट देगा, या घर चलाने के लिए कुछ कैसे चलेगा, या अगर दोनों काम कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट्स कैसे होंगे, या फिर अगर घर खरीदने की बात हो कितना पैसा 1 महीने में डालेंगे, कहाँ जमा करेंगे। एक कपल जब एक साथ जिंदगी आगे बढ़ते हैं दोनों, तो एक रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए होना चाहिए। तो फाइनेंसेस आर अ वेरी बिग इशू। एक चीज और है, टॉकिंग अबाउट किड्स, कितने बच्चे करने हैं, नहीं करने हैं, कब करने हैं, करियर का क्या है, आपके करियर एस्पिरेशन ज्यादा जरूरी है, बच्चे पैदा करने ज्यादा जरूरी है, पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या होगा, क्या दादा दादी नाना नानी बच्चे के पेरेंटिंग में भाग लेंगे, कौन ज्यादा कम। तो ये बच्चों का भी जो इशू है, ये भी थोड़ा सा पहले से खुलासा कर लें तो बेटर है। बिकॉज ये भी हो सकता है ना कि शादी के बाद अगर लोग कहें कि तुम्हारे अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ, 1 साल हो गया, एंड शी सेज मैं तो पढ़ाई खत्म कर रही हूँ, मैं तो नौकरी करूंगी, अभी 6-7 साल तक मुझे बच्चा नहीं करना। बेटर है कि ना पहले पता चल जाए, बाद में क्यों परेशानी हो। और यहाँ से एक नाजुक बात आती है, बहुत देखा है कि जब कपल्स की शादियां होती हैं, यू विल बी सरप्राइज कि कितने लोगों को के बारे में पता नहीं है, जानकारी नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, ऑफ कोर्स दे विल नो, दीज आर वेरी सेंसिटिव मैटर्स। इतनी आसानी से नहीं होती हैं ये बातें। तो जब प्री मैरिटल काउंसलिंग से बैठते हैं तो एक, जैसे आपने कहा, नॉन जजमेंटल स्पेस मिलता है, कॉन्फिडेंशियल स्पेस मिलता है, तो बहुत सारी बातें यहाँ हो भी सकती हैं। क्योंकि कई बार लोग इकट्ठा बैठते हैं, कई बार 1 by 1 आते हैं। तो एक बार एक यंग मैन आया था, 35 का था, उसकी शादी होने वाली थी, एंड ही सेड कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे तो कभी भी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं हुई है और मेरे माँ बाप मेरी शादी करवाने का सोच रहे हैं। एंड ही सेड कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं मालूम है, एंड आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ लुकिंग लाइक अ फेलियर। सो इंटिमेसी and all these things are all part of the discussions. तो कविता जी, चलते चलते जी, उन सभी परिवारों में जहाँ शादी की तैयारी हो रही है, चाहे बेटे की चाहे बेटी की, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? बस इतना ही कहूँगी कि प्री मैरिटल काउंसलिंग का जो एडवांटेज है, आई कांट स्ट्रेस दैट इनफ। आप अगर कहीं भी जर्नी पे जा रहे हैं तो आप उसके लिए कितने प्रिपरेशन करेंगे। तो ये तो आपकी सबसे लंबी जर्नी है, 30, 40, 50 ईयर्स आगे आपको इस जर्नी पे एक दूसरे के साथ कदम से कदम बढ़ाना है। तो बेटर है ना कि इस टेरेन को आप समझ लें पहले से। बहुत सारे आगे आने वाली समस्याएं आसान हो जाती हैं हैंडल करना।
I wish you all the best. क्या बात है। तो मुझे लगता है कि जैसे जब शादी के लिए कोई लड़का या लड़की पसंद करते हैं एक दूसरे को, चाहे वो अरेंज्ड हो चाहे लव मैरिज हो, और जन्मपत्रियां मिलाई जाती हैं, जी। तो उसके साथ साथ एक सेशन प्री मैरिटल काउंसलिंग का भी होना चाहिए, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है कि वाकई आगे जो जिस राह पर आप लोग चलने वाले हैं वो राह कैसी रहेगी, कितने उतार चढ़ाव, और या उस पर चलना भी चाहिए या नहीं। कविता जी, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आज इस बातचीत में और बहुत सारी क्लैरिटी मिली, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी मिली होगी। Thank you so much, Richa ji. It's always a pleasure to meet you and to be with you.